वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए कंजक्शंस का एक शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हमने कंजक्शंस समझाए हैं, किस प्रकार आपको सेंटेंस में उन्हें यूज करना है और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाया है। आपको अलग से इसके बाद में दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो कोर्स में दिए हुए हैं, सिलेबस में दिए हुए हैं, एक कंजक्शंस आपको सामने नजर आ रहे हैं। अब इनमें आपको जो हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, राम इज अ डॉक्टर, श्याम इज अ डॉक्टर। अब अगर हम इसको एंड से कनेक्ट करते हैं, यानी एंड से इस सेंटेंस को जोड़ते हैं कि राम भी एक डॉक्टर है और श्याम भी एक डॉक्टर है और हमें इसे एंड से कनेक्ट करना है, तो हमने यहां पर लिखा राम और फिर दूसरा लिखा श्याम और इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एंड लगा दिया, यानी राम एंड श्याम। अब ये दोनों बहुवचन हो गए, यहां पर इज दिया हुआ है लेकिन ये दोनों प्लूरल हो गए, तो हमने यहां पर इज को हटाकर क्या लिख दिया, आर। और एक डॉक्टर थे, यहां पर एक डॉक्टर, यहां भी एक डॉक्टर। अब दोनों मिलकर डॉक्टर्स हो गए, तो यहां प्लूरल फॉर्म लिखी हमने यहां पर, यानी बहुवचन लिखा, तो राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। अब यहां पर ये तो हो गए अलग अलग संज्ञा, यानी दो व्यक्ति एक ही प्रकार के जॉब में हैं। अब हम यहां पर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये दूसरा सेंटेंस देखें आप, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर राम और श्याम अलग थे जबकि कार्य एक कर रहे थे। यहां पर संज्ञा एक ही है लेकिन उसकी विशेषताएं दो है। सी इज इंटेलिजेंट, वही तो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और वही सुंदर भी है, यानी एक व्यक्ति की दो विशेषताएं, तो एंड कहां आ जाएगा, उन दोनों विशेषताओं के बीच में, यानी सी इज तो कॉमन हो गया दोनों में और एंड से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमने यहां लिख दिया सी इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। अब इन ये सेंटेंस को अगर हम बोथ एंड से जोड़ते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। पहली संज्ञा के पहले तो बोथ लिख दे और दोनों संज्ञाओं के बीच में जैसे हमने यहां राम एंड श्याम लिखा था वैसा का वैसा ही एंड यहां लिख दें। बाकी वो प्लूरल तो हो ही जाएंगे क्योंकि दोनों संज्ञाएं हैं, बहुवचन हो गए, इसलिए आर यहां भी लिखा, आर यहां भी लिखा, डॉक्टर्स यहां भी लिखा, डॉक्टर्स यहां भी लिखा। बोथ एंड में हमने क्या किया, राम के पहले बोथ लगा दिया। बाकी आप देख ले, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स, यानी कि केवल बोथ पहले लगा दिया, बाकी और ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं नॉट ओनली बट आल्सो वाले में। इसका मतलब होता है न केवल बल्कि, नॉट ओनली राम, राम ही नहीं, बट आल्सो श्याम इज अ डॉक्टर। अब यहां पर आप देखें ये एक ही सेंटेंस चल रहा है, राम इज अ डॉक्टर, श्याम इज अ डॉक्टर। इसको हमने नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा, तो यहां पर नॉट ओनली हमने पहली संज्ञा के पहले लिखा, न केवल राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज अ डॉक्टर। अब आपको यहां पर एक चेंज नजर आ रहा होगा कि इनमें राम और श्याम लिखा था और फिर हमने प्लूरल वर्ब काम में ली थी। यहां पर भी राम और श्याम लिखा, लेकिन यहां पर आप गौर करें, इस जगह हमने इज लिखा है जबकि इनमें हमने आर लिखा था। आप यहां पर देखें, एंड वाले में भी आर लिखा था, बोथ एंड वाले में भी आर लिखा था, यहां हमने आर नहीं लिखा, यहां इज लिखा। ऐसा क्यों है? ऐसा इनके जो हम कंजक्शंस यूज कर रहे हैं इनके यूज की वजह से है, इनके अर्थ की वजह से है। यहां पर ये दोनों को संबोधित कर रहा है, जबकि इसका अगर हम मीनिंग निकालें, न केवल राम बल्कि श्याम भी डॉक्टर है, जबकि यहां क्या अर्थ निकल रहा है, दोनों राम और श्याम दोनों डॉक्टर हैं, दोनों आ रहा है, राम और श्याम डॉक्टर्स हैं। आप स्वयं देखिए, इनमें बहुवचन आ रहा है जबकि यहां पर न केवल राम बल्कि श्याम भी डॉक्टर है। इसलिए यहां इस वाले बाद वाले कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर यहां श्याम की जगह प्लूरल नंबर होता तो फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की आती, और अगर ये जो यहां पहले वाली संज्ञा दी हुई है राम की जगह, अगर यहां बहुवचन होता और बाद में यहां पर एक वचन होता यानी सिंगुलर नंबर होता, तब भी फिर यहां सिंगुलर नंबर के अनुसार ही वर्ब आती। कुल मिलाकर बाद वाले यानी बट आल्सो के बाद वाले संज्ञा के अकॉर्डिंग हमें
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है। अगर एक ही व्यक्ति दो कार्य करे, जैसे ही एट एप्पल्स, ही एट ऑरेंजेस, तो यहाँ पर नॉट ओनली उन दोनों संज्ञाओं के बीच में लगा देंगे नॉट ओनली बट आल्सो को, जैसे ही एट नॉट ओनली एप्पल्स बट आल्सो ऑरेंजेस। ऐसे जया टीसीएस नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो साइंस। और आगे बढ़ते हैं आइदर और में। यहां पर दिया हुआ है सीता इज गिल्टी, रमा इज गिल्टी। अब इसको या तो या इसका अर्थ होता है आइदर सीता और रमा इज गिल्टी। अब यहां पर या तो सीता दोषी है या रमा दोषी है, तो यहां पर आइदर का हमने क्या किया, पहले वाले कर्ता के पहले आइदर लिख दिया और बाद वाले के पहले लिख दिया, यानी दोनों के बीच में लिखकर बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाए। यहां पर विशेष ध्यान में रखें, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो में लगाया था वैसे बाद वाले कर्ता के अनुसार लगानी है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। नाइदर नोर में हमें नोट हटाना होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस होता है ये, इसमें नोट हटाना होता है क्योंकि नाइदर नोर का सेंस स्वयं का ही नेगेटिव होता है। जैसे सीता इज नॉट गिल्टी, रमा इज नॉट गिल्टी। अब यहां हमने क्या किया, दो अलग अलग कर्ता दिए हुए हैं, तो सीता के पहले नाइदर लिख दिया और रमा के पहले नोर लिख दिया। नाइदर सीता नोर रमा, और ये जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है बिल्कुल उसी की तरह बाद वाले कर्ता के अनुसार लगाया है। यहां सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दिया। और समझ लेते हैं, ही किल्ड द स्नेक, दे किल्ड द स्नेक। अब यहां पर आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, कर्ता कोई सा भी हो इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ आती है। अगला देखते हैं, ही हैज नॉट डन इट, दे हैव नॉट डन इट। अब यहां पर दो कर्ता अलग अलग दिए हुए हैं, इसको हमने नाइदर नोर से बनाया तो ही के पहले लगा दिया नाइदर ही नोर दे, और ये जो हेल्पिंग वर्ब लगाई ये बाद वाले कर्ता के अनुसार लगाई, दे हैव डन इट। अब इसमें क्या किया, नोट हटा दिया। अब अगला देखते हैं, आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट हिम। इसमें आई रेस्पेक्ट दोनों में कॉमन दिया हुआ है, अलग क्या है, यू और हिम। तो जो भी संज्ञा अलग होती है उसके साथ हमें आइदर और या नाइदर नोर लगाना होता है। तो यहां हमने आई रेस्पेक्ट कॉमन है वो लिख दिया, और यू के पहले लिख दिया आइदर और हिम के पहले लिख दिया और, यानी ये बन गया आई रेस्पेक्ट आइदर यू और हिम। आगे बढ़ते हैं, अगला है एज वेल एज, जिसका अर्थ होता है इन एडिशन, यानी साथ साथ या साथ ही साथ। अब ये सामने आप सेंटेंस देखिए, सी हैज इनवाइटेड कविता, सी हैज इनवाइटेड सविता, यानी कि उसने कविता को भी आमंत्रित किया है और सविता को भी किया है। अब इसमें आप देखिए कॉमन कौन से हैं, सी हैज इनवाइटेड कॉमन है, सी हैज इनवाइटेड। दोनों उपवाक्यों में एक चीज कॉमन है, तो हमने क्या किया, सी हैज इनवाइटेड लिख दिया। अब एज वेल एज को हमें क्या करना है, दो भिन्न नाउन्स के साथ काम में लेना है। यहां पर कविता ऑब्जेक्ट अलग है और सविता ऑब्जेक्ट अलग है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एज वेल एज लगा देना है। तो हमने यहां लिख दिया सी हैज इनवाइटेड कविता एज वेल एज सविता, यानी उसने कविता के साथ साथ सविता को भी आमंत्रित किया। आइए सेकंड सेंटेंस और अच्छे से समझ लेते हैं। रोहित इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट, हिज फ्रेंड्स आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। अब यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर दो कर्ता भिन्न दिए हुए हैं, तो रोहित और हिज फ्रेंड्स दोनों यानी उसके मित्र ये अलग करता है और रोहित अलग करता है, कार्य सेम कर रहे हैं टेस्ट की तैयारी का, यानी कॉमन चीज तो क्या हो गई, स्टडिंग फॉर द टेस्ट, स्टडिंग फॉर द टेस्ट। अब बची हमारे हेल्पिंग वर्ब, ये हमें कर्ता के अनुसार लगानी है। यहां पर आप विशेष ध्यान दें कि एज वेल एज वाले में जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले वाले कर्ता के अनुसार आती है, यानी एज वेल एज के पहले जो कर्ता दिया हुआ है, जो नाउन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आती है, न कि उसके बाद वाले के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हमने क्या किया, वही जो नियम बताया, दो भिन्न कर्ताओं के
बीच में उस कंजक्शन को लगा देते हैं जो रोहित और हिज फ्रेंड्स के बीच में हमने लगा दिया। अब स्टडिंग फॉर द टेस्ट तो कॉमन है, हमने लिख दिया। बची हमारे हेल्पिंग वर्ब, तो इसका रूल क्या है, पहले वाले कर्ता के अनुसार, यानी यहां पर रोहित के अनुसार आएगी। रोहित यहां पर सिंगुलर नंबर है इसलिए ईज आया। और समझ लेते हैं, द प्रिंसिपल एंड आई वर इन द स्टाफ रूम। अब ये एंड से कनेक्ट किया हुआ था, यहां पर दो आपके संज्ञा दी हुई है, तो जाहिर सी बात है हमने यहां पर प्लूरल नंबर लिखा है क्योंकि एंड वाला था। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एंड बोथ एंड वाले में तो प्लूरल आता है, लेकिन एज वेल एज वाले में पहले वाले कर्ता के अनुसार आता है। दोनों कर्ता सेम ही रखे हमने, और ये एज वेल एज से आपको कनेक्ट करके समझाया है। द प्रिंसिपल एज वेल एज आई वॉज इन द स्टाफ रूम। यहां पर वॉज किसके अनुसार है, प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल के अनुसार यहां पर वॉज आया। आगे बढ़ते टू टू के प्रयोग में, इसको ध्यान से समझे। ही वॉज वेरी नर्वस, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल। अब यहां पर ये जो वेरी दिया हुआ है इसको हटाकर तो TOO लिखना रहता है, और बाद में अगर कर्ता सेम है तो उस कर्ता को भी हटा देते हैं। और जो नेगेटिव जो हमारे यहाँ पर वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको भी हटा देते हैं, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, उन्हें हटाकर और उसके बाद में जो यहां पर हमें वर्ब दी हुई होती है उस वर्ब के साथ टू को कनेक्ट कर देते हैं। आइए ध्यान से समझ लेते हैं इस सेंटेंस को, आप ऐसे समझें। यहां समझें आप, ही का दोनों जगह ही कॉमन है तो हमने एक ही लिख दिया, वॉज लिख दिया, यानी कि ही वॉज का ही वॉज लिख दिया। वेरी को हटाकर यहां लिख दिया टू, ही वॉज टू नर्वस, ही कुड नॉट हटा दिया टू परफॉर्म वेल। कुड नॉट तो हटना ही है, ही क्यों हटाया, क्योंकि दोनों जगह एक ही कर्ता दिया हुआ है, एक ही जगह लिखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा हौसला उसका टूट गया था, इसलिए वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। आइए और समझ लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है द वेदर वॉज वेरी हॉट वी डिडंट गो आउट। इस सेंटेंस को ध्यान से समझे, यानी कि जो वेदर था वो बहुत ही हॉट था, यानी बहुत गर्म था, इसलिए हम बाहर नहीं गए। वेरी को हटाकर तो हमने टू लिखा और डिड नॉट को हटाना ही है। ये जो बाद में वी दिया हुआ है या यहां पर आई दिया हुआ हो, ये ध्यान में रखिए, उनको ऑब्जेक्ट में बदलकर उनके पहले फोर लगा देते हैं, यानी कि द वेदर वॉज टू हॉट, वी को हमने फोर में बदला, फोर अस में टू गो आउट, यानी वी को ऑब्जेक्ट में बदल के हमने फोर अस लिख दिया। द वेदर वॉज वेरी हटाया, टू लिखा, हॉट लिखा, वी को हमने बदला फोर अस में टू गो आउट। डिडंट यानी नेगेटिव वाली वर्ब हमें हटानी है। और समझ लेते हैं, द टी वॉज वेरी हॉट आई कुडंट ड्रिंक इट। अब ये जो इट आया है ये किसके लिए आया है, टी के लिए आया है, यानी कि इट भी हटेगा। यहां संज्ञा आ गई तो फिर यहां पर सर्वनाम लिखने की जरूरत नहीं है, यानी हमने लिखा द टी वॉज, वेरी हटाया, लिखा टू हॉट, या आई फोर मी हुआ, वी था तो फोर अस किया, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, आई का मी होता है, तो फोर लिखना ही है। तो द टी वॉज टू हॉट फॉर मी, कुडंट हटेगा, ऐसे ही नेगेटिव वाली वर्ब हटानी है, नेगेटिव वाली हेल्पिंग वर्ब हटानी है, टू ड्रिंक। और ये जो टू आएगा टू का, ये सीधा वर्ब के पास चला जाएगा। ये इट क्यों हटाया मैंने समझा दिया, क्योंकि ये द टी के लिए आया है, एक ही बार लिखनी है, संज्ञा लिख दिया, फिर सर्वनाम लिखने की जरूरत नहीं है। आइए सो डेट को भी समझ लेते हैं। सी वॉज वेरी शॉर्ट, सी कुड नॉट टच द सीलिंग। यहां भी सेम नियम है, बस ये सो डेट वाला है और ये टू वाला है, इसमें भी वेरी को हटाएंगे। तो यहां हमने लिख दिया सी वॉज सो शॉर्ट। बस इसमें आपको जहां पर एक क्लोज यानी कि एक उपवाक्य समाप्त हो रहा है, जहां फुल स्टॉप है, उस जगह पर आपको डेट लगा देना है, बाकी सेम सेंटेंस लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसकी तरह आपको नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हटानी है, पूरा का पूरा उपवाक्य वैसा का वैसा ही उतार देना है। डेट लिखना है, वेरी को हटाकर सो लिखना है, इस जगह फुल स्टॉप के बाद डेट लिखना है, सेम लिख देना है।
सी वॉज सो शॉर्ट, वैसा का वैसा ही लिखा, बस वेरी की जगह हमने क्या लिख दिया, सो लिख दिया, और बाकी फुल स्टॉप के बाद ये डेट लिखा और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख दिया, डेट सी कुड नॉट टच द सीलिंग। लेकिन अगर इस सेंटेंस को टू में चेंज करना है तो वही नियम है, वेरी की जगह हम क्या लिखेंगे, टू, हमने लिख दिया सी वॉज टू शॉर्ट, बाकी वही सेम करता है तो करता लिखने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हटेगी और सीधा टू कहाँ जाएगा, वर्ब के पास, तो सी वॉज टू शॉर्ट टू टच द सीलिंग। और समझ लेते हैं, द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसमें हमने क्या किया, द बॉक्स इज, वेरी को हटाया और यहां लिख दिया सो हैवी, और यहां पर फुल स्टॉप के बाद में डेट लगाया, पूरा वैसा का वैसा ही उतार दिया। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है, पूरी की पूरा हमें बाद का उपवाक्य लिखना है, बस वेरी की जगह सो लिखना है। टू वाले में मैंने जैसा समझाया, वेरी को हटाकर हमने क्या लिख दिया, टू लिख दिया, और आई की जगह में फॉर मी लिखना है, और ये जो नेगेटिव वर्ब है ये हटानी है, और टू के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब जरूर लिखनी है जो कि दी हुई है। इट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बॉक्स के लिए आया है, जैसे कि हमने ऊपर यहां पर भी हमने इट नहीं लिखा था क्योंकि चाय के लिए आया था, इसलिए यहां पर भी टू वाले में नहीं लिखा। आप इसका जरूर अभ्यास करें तो आप सो डेट और टू वाले सेंटेंस को आसानी से इंटरचेंज करना सीख जाएंगे। तो ऑल्दो और दो है, इनका मतलब हिंदी में अर्थ होता है यद्यपि, दोनों का सेम अर्थ होता है, यानी दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब इनका यूज कैसे करना है ये ध्यान से समझें। जिस भी उपवाक्य का हिंदी अर्थ के बावजूद भी निकल रहा हो, यानी ऐसा करने के बावजूद भी उसी के साथ ऑल्दो या दो आएगा। अब वो उपवाक्य आपको बाद वाला या पहले वाला दोनों में से कहीं भी मिल सकता है, वो आपको इसके अर्थ से पता लगेगा। आइए इस वाक्य को समझ लेते हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट आई कुडंट गेट फर्स्ट रैंक। अब हमें यूं ही पता लग गया मैंने मेरा पूरा प्रयास किया, यानी के बावजूद भी, यानी पूरा प्रयास करने के बावजूद भी। इस वाले उपवाक्य का अर्थ निकल रहा है तो ऑल्दो कहाँ लगा देंगे, हम आगे लगा देंगे, यानी ऑल्दो या दो कहाँ लिख देंगे, आगे इसके साथ में। तो यहाँ लिख दिया दो ऑल्दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, कोमा बाद वाला उपवाक्य आई कुडंट गेट द फर्स्ट रैंक, यानी मैंने मेरा पूरा प्रयास किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, यानी पूरा प्रयास करने के बावजूद भी। इस वाले का सेंस निकल रहा है के बावजूद भी। और समझ लेते हैं, ये वाक्य दिया हुआ है दे डिडंट गो टू द पार्टी दे वर इनवाइटेड बाय हिम। अब इन दोनों वाक्यों को आप देखें, वे पार्टी में नहीं गए, उन्हें आमंत्रित किया था उसने। अब यानी ये जो दूसरा वाक्य है इसका सेंस क्या जा रहा है, उसके द्वारा आमंत्रित किए जाने के बावजूद भी। इसका अर्थ निकल रहा है, आप स्वयं समझ रहे होंगे इस बात को, दे वर इनवाइटेड बाय हिम, यानी निमंत्रण देने के बावजूद भी पार्टी में नहीं गए। तो के बावजूद भी जिस उपवाक्य का अर्थ निकले दोनों में से उसी के साथ दो या ऑल्दो लिखना है। तो इसका अर्थ निकल रहा है तो ये बाद में आएगा, यानी पहला वाला उपवाक्य हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे और बाद वाले के जस्ट पहले यानी फुल स्टॉप के बाद में हम ऑल्दो लिख देंगे। और समझ लेते हैं, शी जॉइंड द कंपनी अ ईयर अगो शी हैज बीन प्रोमोटेड ट्वाइस। अब ये दो उपवाक्य हैं, अब के बावजूद भी किसका अर्थ निकल रहा है आप स्वयं समझे। उसको प्रमोशन दे दिया 2 बार, के बावजूद भी यानी 1 साल पहले नौकरी ज्वाइन की है और उसको 2 बार प्रमोशन दे दिया। 1 साल पहले नौकरी ज्वाइन करने के बावजूद भी 2 बार उसको प्रमोशन दे दिया। तो इस वाले का सेंस निकल रहा है, इसलिए ऑल्दो इसमें पहले आया। मैं एक और उदाहरण आपको बता देता हूं, जैसे कि ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है, ये ही इज पुअर वाले में आ रहा है सेंस, इसलिए ऑल्दो ही इज पुअर के साथ लगाया है। आगे बढ़ते हैं वाइल वाले में। वाइल का अर्थ होता है जबकि। अब इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी 2 भिन्न जो संज्ञाएं हैं उनके साथ हमें लगाना है और ये टाइम के साथ भी आता है। इस सेंटेंस को देखें, आई लाइक मैंगो जूस माई सिस्टर लाइक्स ऑरेंज जूस। अब यहां पर आप देखिए 2 उपवाक्य दिए हुए हैं। आई लाइक
मैंगो जूस, मुझे मैंगो जूस पसंद है, जबकि उसकी बहन को ऑरेंज जूस पसंद है। तो हमने इसको वाइल को क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे। आई लाइक मैंगो जूस वाइल माई सिस्टर लाइक्स ऑरेंज जूस, जबकि मेरी बहन को ऑरेंज जूस पसंद है। द फोन रैंग वाइल आई वॉज डूइंग द डिसीज। अब यहां पर जब दो कार्य एक साथ हों तब भी वाइल को बीच में लगा देते हैं। जब हम वाइल को जब के सेंस में लेते हैं, यानी कि एक तो हमने यहां देखा कि ये वाइल हमने दो बार काम में लिया हुआ है। एक तो दो व्यक्तियों की भिन्न भिन्न विशेषताएं बता रहे हैं तो तब भी बीच में काम में लिया। दो कार्य एक साथ हुए तब भी बीच में काम में लिया दो उपवाक्यों के। लेकिन जब वाइल को हम जब, जिसका अर्थ हम वेन भी मानते हैं, उसके सेंस में काम में लेते हैं, जब के सेंस में, तब इसको पहले उपवाक्य के आगे लगा देते हैं। जैसे वाइल ही वॉज सिक, जब वो बीमार था, ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। यहाँ पर वाइल सबसे आगे लगाया क्योंकि यहाँ हमने वाइल को जब के सेंस में काम में लिया है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है इसमें येट का मतलब होता है फिर भी। यहां पर हम एक सेंटेंस से समझते हैं, ही मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द डील, ही डिड नॉट चेंज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यद्यपि डील से उसे काफी धन कमाया है उसने, लेकिन वो अपने जीवन का स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज नहीं किया उसने। यहां पर येट से हमें ये जोड़ना है। येट का मतलब यहां फिर भी के सेंस में आ रहा है तो दो उपवाक्यों के बीच में लगा देते हैं। यानी कि ही मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द डील, कोमा येट ही डिड नॉट चेंज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और समझ लेते हैं, ही इज कूल इनफ आई डोंट लाइक हिम। अब यहां पर देखिए वो बहुत ही कूल है, बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता, फिर भी मैं उसे पसंद नहीं करता। तो यहां पर भी हमें दो उपवाक्यों के बीच में लगा दिया येट फिर भी। यहां पर अगला रूल दिया हुआ है, येट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैजंट बीन डन। येट का प्रयोग ये प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है कि कोई कार्य अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी येट काम में लिया जाता है। जैसे आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट, यानी मैंने अभी भी मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो यहां पर कार्य पूरा नहीं हुआ है तो येट को हमने लास्ट में लगाया, जबकि ऊपर वाले दोनों वाक्यों में हमने क्या किया है, दो उपवाक्यों के बीच में लगाया है, क्योंकि वहां इसका अर्थ हो रहा है फिर भी, और यहां पर येट का मतलब हो रहा है अभी तक भी, इसलिए येट लास्ट में लगाया है। आशा है स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करें, और आप ग्रामर पार्ट की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।